तो एपिसोड 89 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था रात का समय था, जो पेट था डर के मारे खुद उठ के ऐसे भाग जाता है। अब सुबह हो जाती है, सुबह सुबह भाई ई फैंग के भी आँख खोलती है, देखते हैं हाय हाय सुबह हो चुकी है। लिंक अपने सामने देखता है जहाँ पे पेड़ था, भाई पेड़ तो यहाँ पे गायब हो चुका है, पूरा हक्का बक्का के भाई एक सेकंड पेड़ तो रात में ही था, भाई पेड़ कहाँ से गायब हो गया। बाकी सारे जो लोग थे ना उनकी ओर देखता है तो सारे के सारे लोग यहाँ पे अपना मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी सामने से उन्होंने में से किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो ई फैंग को भाई खुद के ऊपर अब शक होने लगता है कि एक सेकंड वाकई में पेड़ था या फिर मैं रात में यहाँ पे सपना देख रहा था, कहीं मैं बुढ़ापा आ चुका ना भाई अभी तो मैं जवान हूँ भाई, ऐसे कैसे यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे सॉन्ग की भी आँख खुलती है, वो भी सामने से कहता है मास्टर क्या हो गया भाई, कल तो हमने भाई अच्छा खासा ट्रेनिंग किया था, आज ट्रेनिंग में क्या करना है। सामने से फैंक कहते नहीं भाई कल तूने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर लिया, आज हम लोग घर पे अपने वापस लौट जाएंगे। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है। उसके बाद ये फैंक बाकी सारे बंदों से कहता हूँ कि ठीक है भाई गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है, इसलिए बाय बाय। वहाँ से सारे बंदे बोलते हैं लेकिन 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 आपके हाथ में एक छोटी सी पोटली का रात में आके गिरी थी, वो पोटली क्या है ना हमारी है, क्या अब हमें वापस लौटाएंगे। ईफेंग कहता है क्या ये तुम्हारी है सच में। कहता है हेड हाँ ऑफ कोर्स हमारा है भाई, गलती से पेड़ पे अटक गया था जो आपके पास आ गया। जो ईफेंग कहता है ना ना ऐसा हो नहीं सकता, आपको कोई गलत फैमिली हुई होगी भाई, आपकी पोटली कुछ और होगी, ये पोटली मैं अच्छे से जानता हूँ, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, ये पोटली मेरी है, इसलिए चलो बाय बाय। और इतना बोलते निकल जाता है। ये लोग हक्के बक्के भाई ऐसे कैसे हो सकता भाई, वो पोटली तो हमारा भाई हमसे छीन के लेके गया था, और सामने से भाई उन्होंने कैसे रख लिया भाई। यार इतने कमाल के बंद होकर एक गरीब आदमी का पोटली लेंगे, हाँ इनको शर्म नहीं आती। उतने में जो मिस लियन वो भी यहाँ पे आती है, आते कहते हाँ भाई क्या हुआ भाई, पेड़ तो यहाँ पे गायब है, पोटली यहाँ पे क्या हुआ। तो लोग भी कहते क्या हुआ पोटली का, भाई नसीब ही खराब है, हाथ को आया लेकिन मुंह को ना लगा। सामने से कहती इसका क्या मतलब हुआ। तभी वो ये फैंक को भी ऐसे जाते हुए देखती है, लेकिन चेहरे नहीं दिखता, खाली पीठ यहाँ पे दिखता है, लेकिन पीठ देख के पहचान जाती है कि भाई ये तो मिस्टर ई फैंक की पीठ है। ये लोग भी हिल जाते एक सेकंड, मिस्टर ई फैंक ये तो वही कमाल के बंदे के बारे में तू बात करिए ना भाई, जिन्होंने सामने से जो पोटली दिया था उनका नाम भी तो ई फैंक ही था। सामने से ये कहती हाँ उनका नाम भी ई फैंक, मतलब वही बंदे, हाँ ये सामने से ये मैं यहाँ पे लिख के बोल सकती हूँ इनका पीठ आया है, मैं कभी भूलूंगी नहीं इनका पीठ देख के भी। सामने से उसके बाद से भाई पूछती हाँ लेकिन ये यहाँ पे क्या करे थे मुझे अच्छे से बताइए। तो जो इसका भाई था हेड पूरा डिटेल में समझा देता कि हाँ भाई ऐसा ऐसा पूरा रात में कांड हुआ था। सामने से सदमे में जाती कि भाई ये हमसे क्या हो गया भाई, हमारा नसीब इतना गंदा कैसे हो सकता है। अब मुझे यहाँ पे सारी बातें समझ आने लगी, और सबको सारी बातें यहाँ पे समझ आने लगती है। वो रियलिटी में जो हुआ वो समझ नहीं आता, जो इनको लगता है वो यहाँ पे समझ आने लगा। यानी भाई इनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई सबसे पहले मिस ली को एक मौका मिला था सामने से पोटली का, लेकिन बेचारी बुद्धू लड़की थी, कुछ मौके को समझ नहीं पाई और मौका हाथ से निकल गया, पोटली चोरी हो गया। बाद में फिर से भाई किसी तरीके से पोटली वापस मिलने का मौका मिला, लेकिन ये फिर खुद यहाँ पे आया, खुद पोटली लेके चल गए और ये बोल के हमें बेसिकली गए कि हाँ ये पोटली तो मेरा इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। यानी वो बेसिकली ये कहना चाहते थे कि अभी तुम सब नल्ले हो भाई, मैंने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया लेकिन तुम सालों भाई मौके का फायदा उठा ही नहीं पाए, इसलिए ये मौका मैं तुम्हें वापस देने वाला नहीं हूँ और मैं लेके वापस जा रहा हूँ। और सबको सब रोते बैठ जाते कि हाँ भाई इतना गंदा नसीब भाई किसका यहाँ पे होता भाई, ये ऊपर वाले तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब उसके बाद सीन होता है लगभग बहुत ज्यादा दिन बाद, बोल सकते हैं कि 2 महीने यहाँ पे आराम से बीत जाते हैं। ई फैंक भाई अपने माशरा जी में आराम से बैठा था, ठंड का बेसिकली मौसम था। तो देखते कि हाँ भाई देखते ही देखते ना यहाँ पे कब महीनों बीत गया, कब आधा ठंड का मौसम चला गया, मैं कुछ यहाँ पे बता ही नहीं सकता। ठंड में भाई किसको काम करने का मन करता है, मुझे भी नहीं करता, मन तो करता भाई आराम से ऐसे घर में लेटा रहूँ कुछ भी ना करूँ, आए है जिंदगी गार्डन हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में नोटिस करता है इसका जो स्टूडेंट है जोंग बेसिकली ये कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। वो क्या है ना सुबह सुबह ना भाई घर के बाहर चला जाता है और रात में ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेट ऐसे घर पे आता है, और हमेशा ना भाई कोने में बैठ के यहाँ पे मुस्कुराता रहता है, ऐनक में खुद का यहाँ पे चेहरा वगैरह देखते रहता है। ऐसा लगता है मतलब खुद को देखते कि यहाँ पे मैं कितना कमाल का हैंडसम है समूह। तो उसके पास भी जाता है, अरे जोंग मेरे स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहा है। जोंग इस बार भी वही कर रहा था भाई, कंघी लेके पूरा ऐनक लेके भाई खुद का चेहरा देख रहा था, अपना बाल यहाँ पे बना रहा था। कहता है उससे कह रहे सारे जोंग भाई अच्छा 16-17 साल का हो चुका भाई, जवानी तेरे अंदर यहाँ पे फूट रही है भाई, आय हाय अरमान खड़े हो रहे, अरमान को शांत करने का यहाँ पे मन करे ना। ये कहते नहीं मास्टर ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। ये फैंक कहता है नहीं यार हम भी कभी 16-17 साल के हुआ करते थे, मुझे सब कुछ यहाँ पे मालूम है। अपने साथ यहाँ पे उसने फूल भी लिया था, वो बेचारा पूरा शर्मा जाता, भागता, कहते नहीं यार आप ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकते। ये भी देखते कि हाँ भी मुझे मालूम है भाई जवानी का जोश यहाँ पे कैसा होता है। और शर्मा के ना फ्लावर लेके फिर से घर से बाहर यहाँ पे चला जाता है, यानी किसी लड़की पे इसका दिल आ चुका है, उसे देने के लिए फ्लावर के लिए भागता है। उसके बाद सीन शुरू होता है कुछ दिन बाद, लेकिन जो खुशी वाला दिन था जहाँ पे जोंग हमेशा खुश रहता था, मुस्कुराता रहता था, खुद को देखता रहता था ऐनक पे, वो दिन एकदम जा चुका था। जोंग वापस एकदम सदमे में बैठ चुका है, पहले से भी एकदम सदमे में कि हाँ भी ये मेरे साथ क्या हो गया। यानी हो सकता है शायद इसका यहाँ पे कट चुका रहेगा, क्या हुआ हमें आगे मालूम चल जाएगा। ई फैंग इसके पास आता और कहता है जोंग मेरे भाई देख भाई तू पहले मेरा नौकर हुआ करता था, उसके बाद तू मेरा स्टूडेंट बन गया, अब भाई तू मेरे फैमिली जैसे यहाँ पे बन चुका है, इसलिए भाई ऐसा समझ में तेरा फैमिली जैसे हूँ, बड़ा भाई मुझे यहाँ पे समझ ले भाई, तेरे लिए मैं यहाँ पे दारू लाया हूँ। आराम से दोनों यहाँ पे बैठते हैं और आराम से हम लोग पीते हैं, दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं। सामने से जोंग कहता है लेकिन मैंने आपसे पहले भी पूछा था, यहाँ भी चला 2-4 कप मुझे भी
पिला दीजिए। लेकिन सामने से इससे पहले आप हमेशा मना करते थे कि नहीं भाई छोटा बच्चा है तो कैसे पिएगा, लेकिन आज सामने से ऑफर कर रहे हो। जो सुनते ही फैन कहता है देखिए यार हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, उस टाइम पे शुरुआत करने के लिए सही टाइम नहीं था, लेकिन ये टाइम है ना यहाँ पे सबसे सही टाइम है, इसलिए भाई ले पी बिंदास एकदम। वो भी पी लेता है। पीने के बाद ये फैन को तो मालूम था कि हाँ भाई दारू है ही ऐसी चीज, बंदे का ना क्यों ना भाई कितना दुख जो भी दर्द रहता है ना भाई सब निकल जाता है और पूरी की पूरी सच्चाई बता देता है। इससे पहले कभी सच्चाई इसलिए नहीं बताया कि हाँ भाई क्यों इतना खुश रहता था, फिर अचानक से क्यों इतना सैड हो गया। तो अब है ना ये फैन पूछ भी लेता है कि हाँ भाई मुझे सब कुछ बता दे, इतने दिनों में तेरे साथ यहाँ पे क्या 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 मतलब सारी की सारी चीजें डिटेल में बता दे। तो सामने से कहते कह रहे मैं क्या बताऊँ, मैंग तैंग नाम की जो मेरी बचपन की दोस्त है ना, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। हम छोटे थे ना बचपन में साथ में खेलते थे, साथ ही में मतलब एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हाँ भाई जैसे हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे, शादी के लायक हो जाएंगे ना, मैं उनके पास जाऊँगा और शादी के यहाँ पे मैं प्रपोज करूँगा। और मैं गया था उस दिन फूल वूल लेके, लेकिन उसकी चाची ने मुझ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाया और कहा अरे यार साले कमी नहीं, इतनी हिम्मत तू यहाँ पे कैसे आ गया भाई। सबसे पहली बात जो मैंग तिया ने ना नानसा शहर की भाई बड़ी फैमिली के यहाँ पे मेंबर है, और तू कहाँ भाई फालतू सा एक कीड़ा भाई, तेरी हिम्मत कैसे मेरी भतीजी वो आके भाई शादी के लिए यहाँ पे प्रपोज मारने के लिए। और भाई सामने से भाई उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, वो तो मुझे पसंद करती है, लेकिन उसके चाची ने भाई मुझे यहाँ पे वो कर दिया। और साथ ही मालूम है उसने मुझे लूजर भी बोला कि हाँ भाई तू लूजर एक नंबर का, और वापस से मेरी भतीजी के पास आने की कोशिश किया, मैं तेरे यहाँ पे टांग तोड़ दूंगी। तो उसके बाद से क्या होगा भाई, ऑफकोर्स उसके बाद से मैं सदमे में चला गया। जो सुनते ही फैन कहते क्या भाई तेरे साथ ऐसा हो गया और तूने भाई अपने भाई जैसे आदमी को यहाँ पे बताया नहीं। अरे भाई तू भी मेरा फैमिली का मेंबर है और मेरे फैमिली के मेंबर को कोई भाई इतनी मतलब बुरी तरीके से बेइज्जती मारे और उसको लूजर बोले, ये मैं बिल्कुल भी सह नहीं सकता। और उसको हौसला दे जोंग को कहता है डोंट वरी भाई, तूने क्या बोला, नाशर शहर की बड़ी फैमिली के मेंबर है ना, मैं दिखाऊंगा कि हाँ भाई कितनी बड़ी फैमिली के मेंबर है, पैसे वगैरह पैसे के मामले में बड़े ना, सब उनके मुंह के ऊपर भाई पैसा फेंक के यहाँ पे मारूंगा, कुछ दिन यहाँ तक रुक जा, उसके बाद से मैं खुद तुझे वहाँ पे लेके जाऊंगा। और तो सामने से भाई शादी के यहाँ पे उसे प्रपोज मार सकता है, अपने घर में जाता है, जो भी यहाँ पे सोने बने जो भी मतलब बेड के नीचे अलमारी के पीछे जहाँ जहाँ छुपा के निकाला था ना भाई, सबका सब है ना यहाँ पे निकाल लेता, इकट्ठा कर लेता और देखते कि हाँ भाई ये हो गया भाई इतने पैसे, भाई इतने से ज़्यादा पैसा थोड़ी ना होगा उनके पास, जाऊँगा सीधे उनके मुंह के ऊपर पैसा मारूंगा, कहूँगा कि देख भाई हमारी फैमिली भी बड़ी अमीर फैमिली है, मेरे जोंग को यहाँ पे शादी करने के यहाँ पे ऑर्डर, लिटरली मुंह के ऊपर फेंक के मारूंगा। लेकिन एक सेकंड भाई सोने के सिक्के भाई मुंह के ऊपर फेंक के मारो तो हो सकता है शायद मुंह ही टूट जाए, अपने बाप को इसमें क्या जाता है, उसकी चाची वैसी भी अच्छी औरत है नहीं। उसके बाद सीन शो था यहाँ पे कुछ दिन बाद, जाने वाले दिन पे जिस दिन भाई लोग यहाँ पे जाने को तैयार थे, बुढ़ाओ लोग थे ना तीनों बुढ़ा और साथ ही में चौथा बुढ़ा वो एल्केमिस्ट भाई, और चारों लोग यहाँ पे अपना अभी भी काम किए जा रहे। तो उनके पास आता है, उनसे कहता हूँ कि ठीक है भाई सुनिए बुढ़ाओ लोग, मुझे भाई ना कहीं यहाँ पे जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ भाई आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पे चलिए। जो नानसा शहर है ना, नानसा शहर में बेसिकली हमें यहाँ पे जाना है, और आप मेरे साथ चलेंगे तो आप सोचेंगे अभी आपके साथ चल जाएंगे तो खेती का काम कौन करेगा, और खेती काम नहीं हो तो भाई हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, पैसे का टेंशन मत लीजिए, आप बस मेरे साथ चलिए, आपको जितने पैसे मिलते थे ना उतना पैसा आपको मिलेगा। सामने से चारों बुढ़ा लोग कहते हैं ऑफकोर्स हम आपके साथ आएंगे, पैसे का आप टेंशन मत लीजिए, आप हमें पैसे नहीं ना देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद से भाई ये गाड़ी बुला लेते अपना घोड़ी गाड़ी मतलब जाने के लिए तैयार है कि इस भाई जाने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। इस बार ना किसी 5वें बुढ़ाओं को भी यहाँ पे बुलाया गया था, रॉन्ग नाम का था भाई एक बंदा, तो जिसको पहचानता भी है सामने से आपको सही से थोड़ी ना भारी के बंदे को बुला लेगा। यहाँ पे जोंग है ना वो देखता है रॉन्ग को, कहता है अरे अंकल रॉन्ग आप भी आ रहे हो क्या, ये कहता है रॉन्ग कि हाँ भाई मतलब मिस्टर ईफेंग ने मुझे बुला लिया, मैं भी यहाँ पे वेल्ला घर पे बैठा था, इसे सोचा भाई चलो हम भी चलते हैं, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा है। उसके बाद से जानू के यहाँ पे तैयार था, और मालूम है गाड़ी चलाने का काम किसको इसने दिया भाई, हड्डी को कहते कि हाँ भाई हड्डी चल भाई तू तो ऐसी वेल्ला बंदा भाई फालतू बंदा है, कम से कम गाड़ी चला के भाई हमें यहाँ पे सफर पे तो ले चल। ते लोग जाने के लिए एकदम तैयार थे, लेकिन अंकल वांग पड़ोसी में जो अंकल था भाई बूढ़ा, वो भी सामने से कहते क्या हो भाई मिस्टर ईफेंग तुम कहीं जा रहे हो क्या, अगर जा ही रहे हो तो एक काम करो भाई मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। अरे देखो यार बुढ़ापे में काम धंधा बंदा रहते नहीं, घर पे खाली अकेले बैठे बैठे यहाँ पे क्या ना बोर हो जाते, इसलिए भाई हम चाहते कि आप है ना हमें अपने साथ यहाँ पे लेकर चलिए। ईफेंग तो खुश, वो कहते कि ऑफकोर्स भाई मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे मेरे पास यहाँ पे आए, तो आप लोग मेरे पास आ जाएंगे तो बढ़िया है। उसके बाद से जितने भी लोग थे सबका सब यहाँ पे बैठ जाते गाड़ी के अंदर। सामने से जैसे कि आपको मालूम है ईफेंग को लगता है ये जो भी बंदे सबके सब है ना यहाँ पे नॉर्मल बंदे, ये बुढ़ाऊ लोग है भाई, ये अंकल वहाँ कुछ धंधा नहीं करते, ये बाकी जो 4-5 है ना सब यहाँ पे खेती का काम करते, आपने जैसे यहाँ पे नॉर्मल समझ के रखा था। तो उनसे कहता है कि देखो भाई ये जो दुनिया ना कल्टीवेशन की दुनिया, यहाँ पे जगह जगह तुम्हें कल्टीवेटर्स मिलेंगे सुपर पावरफुल लोग, हम यार नॉर्मल लोग भाई अपना नॉर्मल सा काम करके अपना पेट पालते, तो हमें संभाल के रहना पड़ेगा ताकि भाई सामने से कोई भी कल्टीवेटर है ना हमसे ऑफेंड ना होकर हम पे अटैक ना करे। अब इन सबको तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मिस्टर ईफेंग से भाई बढ़िया कोई बंदा ही नहीं, वो तो जानबूझे खाली एक नॉर्मल बंदा बन के रहते और सबको खाली नॉर्मल बंदा जैसा ट्रीट करते। तो भी मुस्कुराते कहते ओके हम समझ गए। उसके बाद सीन का गाड़ी चालू होता है और नानसा शहर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं शहर में जाने के बाद क्या क्या बकैती होती है और कैसे उनको उसकी गर्लफ्रेंड मिल पाएगी या फिर नहीं, जानने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।